कभी किसी को उसके कपड़ों या हालात से मत आंकिए, क्योंकि किस्मत कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। एक होटल में एक गरीब से दिखने वाले आदमी का सबके सामने अपमान किया गया। उसे ताने मारे गए, सेवा तक देने से मना कर दिया गया। लेकिन अगले ही दिन जब सच्चाई सामने आई तो वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। वो शख्स जिसे सबने गरीब समझा, असल में उसी होटल का असली मालिक निकला। आखिर उसने क्या किया, उस मैनेजर और स्टाफ के साथ कैसे पलटी पूरी कहानी, और इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो ट्विस्ट एंड में आता है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सुबह के 10 बजे शहर के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल के बाहर एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर की ओर जा रहे थे। साधारण कपड़ों में सजे उस व्यक्ति का नाम राघव था। उनके हाथ में एक पुराना सा झोला था जो उनकी सादगी की गवाही दे रहा था। जैसे ही वह होटल के गेट तक पहुंचे, गार्ड के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। उसने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और पूछा, बाबा, यहाँ कैसे आना हुआ? कोई काम था क्या? राघव ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी यहाँ बुकिंग है, उसी के बारे में जानकारी लेनी थी। गार्ड ने हंसते हुए अपने साथी से कहा, अरे सुनो, बाबा कह रहे हैं कि इनकी यहाँ बुकिंग है। फिर उसने दोबारा राघव से कहा, बाबा, शायद आपसे गलती हुई है, ये बहुत महंगा होटल है, यहाँ बड़े बड़े अफसर और बिजनेसमैन आते हैं, कोई आम आदमी यहाँ ठहर नहीं सकता। उसी वक्त होटल की रिसेप्शनिस्ट छवि सक्सेना ने यह बातचीत सुन ली। उसने राघव को सिर से पांव तक देखा और होठों पर एक हल्की मगर तंज भरी मुस्कान आ गई। उसने कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई बुकिंग हमारे होटल में है, ये जगह बहुत हाई एंड है, शायद आप गलत होटल में आ गए हैं। राघव ने उसी शांति से जवाब दिया, बेटी, एक बार देख तो लो, शायद मेरी बुकिंग यहीं हो। छवि ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है बाबा, पर थोड़ा समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। धीरे धीरे चलते हुए राघव लॉबी की ओर बढ़े और एक कोने की कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उनके आने से लॉबी का माहौल बदल गया। कुछ लोग उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है खाने पीने फ्री में करने आया है। दूसरा बोला, इसकी तो औकात भी नहीं कि यहाँ का पानी खरीद सके। राघव ने सब सुना मगर कुछ नहीं कहा, बस अपनी छड़ी पर हाथ टिकाकर चुपचाप बैठे रहे। पास से गुजरते मेहमान उन्हें देखकर आपस में बातें करने लगे। एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी, ये बाबा यहाँ क्यों बैठे हैं? ये तो होटल वाले जैसे नहीं लगते। माँ ने धीरे से जवाब दिया, बेटा, किस्मत जब साथ छोड़ देती है तो ऐसे ही हालात का सामना करना पड़ता है। उसी बीच छवि दोबारा वहां से गुजरी। उसने अपने सहकर्मी से कहा, पता नहीं मैनेजर साहब क्या सोचेंगे, ऐसे लोगों को यहाँ बैठने देना होटल की इमेज खराब कर सकता है। उसके साथी ने हंसते हुए कहा, छोड़ो, कुछ देर में खुद ही चला जाएगा। राघव यह सब सुन रहे थे, हर बात, हर हंसी, हर ताना, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। पर राघव कुछ कह नहीं पाए, बस खामोश बैठे रहे, इस उम्मीद में कि कोई उनकी बात सुन लेगा। करीब 1 घंटा बीत गया। वे कभी घड़ी की सुइयों को देखते तो कभी रिसेप्शन की ओर निगाह डालते। उनके चेहरे पर अब भी उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी, मानो किसी पल कोई आकर कह देगा, हाँ बाबा, आपकी बुकिंग मिल गई। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद राघव ने कुर्सी का सहारा लिया और धीरे से खड़े हो गए। उन्होंने रिसेप्शन की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। रिसेप्शनिस्ट छवि सक्सेना ने मन ही मन बुदबुदाया, अब यह मैनेजर से भी मिलना चाहता है। उसने अनिच्छा से फोन उठाया और होटल मैनेजर देवांश सिंह को कॉल लगाया। उसने कहा, सर, एक बुजुर्ग व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं। देवांश सिंह ने दूर से राघव की झलक देखी और फोन पर हंसते हुए बोला, क्या यह हमारे गेस्ट हैं या बस ऐसे ही चले आए हैं? मेरे पास अभी समय नहीं है, इन्हें वहीं बैठने दो, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। छवि ने वही संदेश दोहराया और राघव से कहा, बाबा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राघव ने गहरी सांस ली, झोले को उठाया और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। अब लॉबी में हर नजर उन्हीं की ओर थी, कुछ तिरस्कार भरी, कुछ उपेक्षा से भरी, मगर उनकी आंखों में अब भी वही शांति और सब्र था, मानो उनकी निगाहें कह रही हों, सच को कुछ देर के लिए दबाया जा सकता है पर छिपाया नहीं जा सकता। समय धीरे धीरे रेंग रहा था, हर मिनट राघव के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था। तभी छवि सक्सेना दोबारा उनके पास आई। इस बार उसकी आवाज और भी रूखी थी, बाबा, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी वक्त देवांश सिंह अपने केबिन में बैठा किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बातचीत कर रहा था। उसके चेहरे पर घमंड और अहम साफ झलक रहा था। बातचीत खत्म होते ही रिसेप्शन से
फिर छवि का फोन आया। सर, वो बुजुर्ग अब भी लॉबी में बैठे हैं, एक बार उनसे मिल लीजिए। देवांश ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, उन्हें बैठा रहने दो, कुछ देर में थक कर खुद चला जाएगा। मेरे पास ऐसे फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। तभी होटल का एक छोटा कर्मचारी वहां से गुजरा। नाम था शौर्य वर्मा, जो होटल में बेल बॉय के तौर पर काम करता था। उसने लॉबी में बैठे राघव को देखा। जहां बाकी लोग उन पर हंसी उड़ा रहे थे, वहीं शौर्य की आंखों में उनके लिए सच्चा सम्मान था। वह धीरे धीरे उनके पास आया और बोला, बाबा, आप कब से यहाँ बैठे हैं? किसी ने आपकी मदद नहीं की क्या? राघव ने उसकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और बोले, बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन लगता है वह बहुत व्यस्त हैं। ये सुनकर शौर्य का चेहरा सख्त हो गया। वह दृढ़ता से बोला, बाबा, आप परेशान मत होइए, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। राघव ने कृतज्ञता से सिर हिलाया और बोले, बेटा, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। राघव ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे बेटा। यह सुनकर शौर्य तेज कदमों से मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने हल्का सा नॉक किया और अंदर चला गया। देवांश सिंह ने ऊपर देखा और इशारे से पूछा, क्या बात है? आदर पूर्वक झुकते हुए शौर्य बोला, सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। देवांश ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, शौर्य, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि बेकार लोगों से दूरी बनाए रखो? वो कोई गेस्ट नहीं है, शायद कोई भटका हुआ आदमी है। शौर्य ने झिझकते हुए कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है। ये सुनकर देवांश हंस पड़ा। जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहाँ हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है, और तुम चाहते हो कि मैं किसी बाबा से मिलने जाऊं? शौर्य चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उसके मन में सवाल गूंज उठा, क्या इंसान की कीमत उसकी शक्ल और कपड़ों से तय होनी चाहिए? क्या ऊंचे पद पर पहुंचने से इंसानियत इतनी छोटी पड़ जाती है? देवांश सिंह ने कठोर स्वर में कहा, शौर्य, तुम अपने काम पर ध्यान दो, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। शौर्य ने सिर झुकाया और धीरे से बाहर निकल गया। लॉबी में लौटते ही उसने राघव को देखा। उनकी आंखों में अब भी वही धैर्य और शांति थी। शौर्य उनके पास आया, पास की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब फिलहाल मिलना नहीं चाहते। राघव ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुमने प्रयास किया, यही बहुत है मेरे लिए। यह सुनकर शौर्य की आंखें नम हो गईं। उसे अब महसूस हुआ कि यह साधारण दिखने वाले बुजुर्ग किसी आम इंसान की तरह नहीं है। उनकी सादगी के पीछे एक गहरी गरिमा और अदृश्य शक्ति छिपी है। लॉबी का माहौल अब और भी भारी हो गया था। एक तरफ लोगों के ठहाके और व्यंग्य थे, दूसरी ओर राघव की खामोशी और शौर्य की बेचैनी, दोनों मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा बना रहे थे। करीब 1 घंटा और बीत गया। राघव उसी कुर्सी पर बैठे रहे। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन सोचा, सहनशीलता ही सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि सच्चाई सामने रखी जाए। होटल की दीवार पर लगी बड़ी घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया। राघव ने धीरे से अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर डाला और शांत भाव से रिसेप्शन की ओर बढ़े। लॉबी में बैठे लोग फिर से कानाफूसी करने लगे। देखो देखो बाबा, अब मैनेजर से भिड़ने जा रहे हैं, किसी ने हंसते हुए कहा। अभी निकाल दिया जाएगा। छवि सक्सेना ने उन्हें आते देखा तो झुंझला कर बोली, बाबा, आपको कहा था ना कि थोड़ा इंतजार करें। मैनेजर साहब अभी भी बिजी हैं। राघव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब लगता है खुद ही बात करनी पड़ेगी। इतना कहकर राघव सीधा देवांश सिंह के केबिन की ओर बढ़ गए। पूरा होटल मानो थम गया। बातचीत रुक गई, कपों की खनक थम गई और हर निगाह उसी दिशा में टिक गई। अब सबकी आंखों में बस एक सवाल था, आखिर यह बुजुर्ग कौन है और अब क्या होने वाला है? जैसे ही राघव ने केबिन का दरवाजा खोला, अंदर का नजारा अलग ही था। देवांश सिंह अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ पीछे झुका हुआ बैठा था, चेहरे पर घमंड का स्पष्ट भाव। उसने भौहें उठाते हुए कहा, हाँ बाबा, अब बताइए, इतना तमाशा क्यों मचा रखा है? क्या चाहते हैं आप? राघव ने बिना किसी प्रतिक्रिया के धीरे से अपना झोला खोला और उसमें से एक लिफाफा निकाला। उसे आगे बढ़ाते हुए शांत स्वर में बोले, इसमें मेरी बुकिंग और होटल से जुड़ी कुछ जरूरी कागजात हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। देवांश ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ लिफाफा हाथ में लिया, लेकिन उसे खोले बिना ही टेबल पर पटक दिया। उसकी आवाज में तिरस्कार झलक रहा था। बाबा, जब जेब खाली हो तो बुकिंग जैसी बातें करना मजाक बन जाता है। मुझे तो आपकी शक्ल देखकर ही पता चल गया कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ये होटल आपके बस की बात नहीं है। अब बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। राघव ने बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखा। इस बार उनकी आवाज में ठहराव के साथ गहराई थी। बेटा, इतनी जल्दी फैसला मत लो। जिंदगी में जो दिखता है
वह हमेशा सच नहीं होता। एक बार इन कागजों को देख तो लो। देवांश सिंह ने कुर्सी पर और पीछे झुकते हुए जोर से ठाका लगाया। बाबा, मुझे किसी कागज को देखने की जरूरत नहीं है। मैं सालों से इस होटल को चला रहा हूँ। एक नजर में पहचान जाता हूँ कि कौन किस है। आपकी हालत साफ बता रही है कि आपके पास कुछ नहीं है। बाहर लॉबी में बैठे कुछ मेहमानों ने यह सुनकर हंसी उड़ाई। राघव ने हल्की सांस ली, लिफाफा टेबल पर धीरे से रखा और शांत आवाज में बोले, ठीक है, जब तुम्हें यकीन ही नहीं तो मैं चलता हूँ, मगर याद रखना, जो तुमने आज किया है उसका असर तुम पर जरूर पड़ेगा। इतना कहकर उन्होंने धीरे धीरे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। पीछे बैठे लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सही किया मैनेजर ने, ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। राघव बिना कुछ कहे होटल से बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल, झुकी हुई कमर और मौन भाव ने पूरे स्टाफ को एक अजीब सी खामोशी में डाल दिया। मगर देवांश सिंह अपनी कुर्सी पर अब भी मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कान में घमंड और तिरस्कार का अजीब मिश्रण था। उसी वक्त होटल का बेल बॉय शौर्य वर्मा धीरे धीरे उस लिफाफे के पास पहुंचा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर सावधानी से लिफाफा उठाया। बिना कुछ बोले वह सीधे सर्वर कंप्यूटर के पास गया। उसने सिस्टम में लॉगिन किया और फाइलें खंगालनी शुरू की। कुछ ही पलों में उसके चेहरे का रंग बदल गया। स्क्रीन पर जो जानकारी सामने आई उसने उसे अंदर तक हिला दिया। उस रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा था, राघव होटल के 65% शेयर होल्डर और संस्थापक सदस्य। शौर्य की सांसें तेज हो गईं। वह घबराहट में प्रिंटर ऑन करता है और रिपोर्ट का प्रिंट निकालकर कागज हाथ में लेकर तेजी से देवांश के केबिन की ओर दौड़ पड़ता है। अंदर उस वक्त देवांश सिंह किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था, चेहरे पर वही अहंकारी मुस्कान लिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में उसकी दुनिया पलटने वाली है। शौर्य ने धीमी आवाज में कहा, सर, यह रिपोर्ट देखिए, यही वो बुजुर्ग हैं जो कल होटल आए थे। रिपोर्ट के अनुसार ये हमारे होटल के असली मालिक हैं। देवांश ने फोन रखते हुए उसकी ओर देखा। भौहें तनी हुई। शौर्य, कितनी बार कहा है, मुझे ऐसी बेकार रिपोर्टों में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब बकवास बातें हैं। शौर्य ने फिर हिम्मत जुटाई। लेकिन सर, इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि राघव ही होटल के मालिक हैं। अगर हमसे कोई गलती। देवांश ने झट से बात काट दी। उसने रिपोर्ट को अपनी ओर खींचा, एक नजर डाली और फिर बिना पढ़े ही वापस उसकी तरफ सरका दी। आवाज में अब और भी घमंड था। उसने ठंडे लहजे में कहा, मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मैंने कहा है ना, अपना काम करो। ये होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी बूढ़े बाबा की कृपा से नहीं। शौर्य के चेहरे पर हैरानी और बेचैनी दोनों झलकने लगे। वह रिपोर्ट को हाथ में दबाए बाहर निकल आया। लॉबी में कदम रखते ही उसे राघव की आंखें याद आ गईं। वो आंखें जो गहराई और सच्चाई से भरी थीं। उसे लगा यह मामला अब सिर्फ एक होटल का नहीं बल्कि इंसानियत की परीक्षा बन चुका है। शाम धीरे धीरे उतरने लगी। मेहमान अपने कमरों में लौट चुके थे और स्टाफ अपने अपने कामों में व्यस्त था। लेकिन शौर्य का मन बेचैन था। उसके भीतर कोई हलचल थी, एक यकीन कि आने वाला दिन इस होटल की कहानी हमेशा के लिए बदल देगा। अगली सुबह होटल का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोने में हलचल मची हुई थी। स्टाफ के बीच फुसफुसाहट चल रही थी। कल जो बाबा आए थे, सुना है उनके बारे में कुछ बड़ा खुलासा हुआ है। हाँ, लगता है वो होटल के बड़े शेयर होल्डर हैं, किसी ने जवाब दिया। धीरे धीरे ये खबर पूरे होटल में आग की तरह फैल गई, मगर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या वो सादा कपड़े वाला बुजुर्ग सच में इस आलीशान होटल का मालिक हो सकता है? 10 बजते ही लॉबी में हलचल बढ़ गई। मुख्य द्वार से वही बुजुर्ग राघव अंदर दाखिल हुए। लेकिन आज नजारा अलग था। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था जिसके हाथ में काले रंग का ब्रीफकेस था। सबकी निगाहें उसी दिशा में ठहर गईं। गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, वेटर, हर कोई सन्नाटे में खड़ा था। कल जिन्हें किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, आज वही व्यक्ति किसी राजा की तरह होटल में प्रवेश कर रहे थे। राघव ने सधे हुए स्वर में कहा, मैनेजर को बुलाओ। आवाज में अब विनम्रता की जगह आदेश का भार था। थोड़ी देर बाद देवांश सिंह बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी, लेकिन अहंकार अभी भी बाकी था। आधी मुस्कान के साथ बोला, जी कहिए बाबा, आज फिर आ गए? मोहन लाल ने ठंडी स्थिर निगाहों से देवांश सिंह की ओर देखा और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, मैंने तुम्हें कल ही चेताया था। देवांश, अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना पड़ता है। आज वही दिन आ चुका है। देवांश एक पल को हड़बड़ा गया। उसने जबरन मुस्कुराकर माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। इसी बीच राघव के साथ आया। वह अधिकारी आगे बढ़ा, ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक मोटी फाइल निकालकर सबके सामने टेबल पर रख दी।
उसने जोरदार आवाज में कहा। इन दस्तावेजों के अनुसार इस होटल के 65% शेयर मोहन लाल के नाम पर हैं, यानी असली मालिक वही हैं। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। छवि सक्सेना के हाथ कांपने लगे। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स एक दूसरे को देखने लगे और धीमे स्वर में फुसफुसाए, ये तो सच में मालिक हैं, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। राघव ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और गहरी सांस लेकर बोले, देवांश सिंह, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं रहोगे। तुम्हारी जगह अब शौर्य वर्मा यह जिम्मेदारी संभालेगा। गुस्से से कांपते हुए देवांश ने तमतमा कर कहा, आप होते कौन हैं मुझे हटाने वाले? सालों से मैं ही इस होटल को चला रहा हूं। राघव की आवाज अब गरज में बदल चुकी थी। यह होटल मैंने खड़ा किया है, इसकी नींव मेरी मेहनत से रखी गई थी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें एक पल में बाहर कर दूं, लेकिन दंड स्वरूप तुम्हें अब फील्ड का काम दिया जा रहा है, वही काम जो तुमने दूसरों से करवाया था। इसके बाद मोहन लाल ने शौर्य को पास बुलाया। उन्होंने स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास शायद दौलत नहीं थी, मगर तुम्हारे दिल में इंसानियत थी। यही असली योग्यता है और इसी के कारण तुम इस पद के हकदार हो। भावुक शौर्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने नम आवाज में कहा, सर, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। मोहन लाल मुस्कुराए, यही तो सबसे बड़ी काबिलियत है बेटा। फिर उनकी नजर छवि सक्सेना पर पड़ी। उनकी आंखों की कठोरता देखकर छवि सहम गई। मोहन लाल ने कहा, छवि, तुम्हारी गलती पहली है, इसलिए तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, इस होटल में किसी को उसके कपड़ों या दिखावे से मत आंकना। यहाँ हर इंसान की इज्जत बराबर है। रोते हुए छवि ने हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ कर दीजिए सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मोहन लाल ने चारों ओर नजर घुमाई और ऊंची आवाज में बोले, सुन लो सब लोग, यह होटल अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं रहेगा। यहाँ इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा वह इस जगह पर रहने के लायक नहीं होगा। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। हर चेहरा सम्मान से झुका हुआ था। जो लोग कल तक मोहन लाल को नजरअंदाज कर रहे थे, आज वही उनकी महानता के आगे सिर झुकाए खड़े थे। उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर कहा, असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ब खुद बड़ा बन जाता है। ये कहकर मोहन लाल अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और मेहमान देर तक उनकी ओर देखते रहे। सबके मन में एक ही विचार था, मालिक वही होना चाहिए जो इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से करे। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर गेस्ट से सम्मान और स्नेह के साथ पेश आता। लोग कहते, राघव ने सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि इंसानियत की नींव खड़ी की थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। आपके हिसाब से असली अमीरी किसमें है, पैसे में या सोच में? बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक कहानी आप सबसे पहले देख सकें। अगली वीडियो में मिलते हैं, जहां हर कहानी सिखाएगी इंसानियत की एक नई परिभाषा।